नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे सब चैनल जुड़ता हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अपना लेक्चर नंबर कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 3 में पहुंच गए, यानी पार्ट 5 का जो लेक्चर नंबर 3 उसको करेंगे। इसमें क्या है, न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। कब स्टैब्लिशमेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट कैसे, क्या इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है यार भाई, फिर से कहना चाहूंगा कि आप लोग चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, खूब सारा शेयर करो। ठीक है, क्योंकि वो रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, और जब मेहनत के हिसाब से रिस्पांस नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं खुद में थोड़ा सी ठेस पहुंचती। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ रहे होंगे। अगर फिर भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरा लेक्चर अच्छा नहीं लगा, तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। बेफिक्र होके आप लिखे कि भैया आप अच्छा नहीं पढ़ा पाते, बेफिक्र होके लिखे। लेकिन प्लीज अगर अच्छा लगे तो अब कम से कम शेयर करा करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं और लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। ठीक है, कम से कम चैनल को प्रमोट करिए, लाइक करवाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं लेक्चर कंप्लीट करते हुए। देखते हैं पहला आर्टिकल क्या, 124, यानी कि 124 में क्या है, तो 124 में यही कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट होगा देश का। ठीक है, और उसका गठन किया जाएगा। तो यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन किसमें, आर्टिकल नंबर 124 में है। ठीक है, अब इसके कुछ भाग हैं ए बी सी, उनके बारे में देखते हैं। तो 124, अब इसमें आप ऐसे समझ जाइए, 124 ए में क्या कहा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है, जो राष्ट्रीय न्यायिक होगा, एक आयोग बना दिया जाएगा जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है। ठीक है, तो 124 ए के तहत क्या, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाएगा। किस लिए, किसकी, राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे, यानी देश के लेवल पर। ठीक है, नेशनल लेवल पर एक न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाएगा। उसके बाद क्या कहेगा, 124 बी में आयोग के गठन, आयोग के कार्य, यानी जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाएगा उसके कार्य के बारे में विस्तार किया गया कि वो कार्य कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूं कि आर्टिकल में सब पढ़ाऊंगा, फिर से पढ़ाऊंगा, एक एक का विस्तार करके पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट है आप याद कर लीजिए किसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपसे पेट में यह नहीं पूछा जाएगा कि इस आर्टिकल के तहत क्या क्या हो रहा है, इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे वो, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है, ऑप्शनल है, मेंस लिखने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जब मेंस के लिए पढ़ाएंगे आपको तो एक एक शब्द का हम विस्तार से करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर अभी पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग देखेंगे नहीं, और मुझे भी पता है कि आपकी जरूरत कितनी है कितना नहीं। ठीक है, इसलिए आप लोगों को लिए आपके ध्यान के लिए उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितने आपको काम चल जाएगा। ठीक है, तो क्या ए में क्या कहेगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है, और बी में क्या कहा गया है कि बी में क्या कहा है, आयोग के कार्य, आयोग के कार्य, यानी कि जो ये आयोग गठन किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, इसके कार्य कौन कौन से हैं, तो वो कार्य के बारे में बात करेगी। और वहीं पे 124 सी में क्या कहे, जो संसद है, संसद की कानून बनाने की शक्ति, यानी जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट है उसको कानून बनाने की शक्ति है। देखो कभी भी देखो कोई भी कानून कौन बनाता है, हमारा पार्लियामेंट बनाता है। कानून में कोई कानून संशोधन करना है, कुछ भी करना है तो कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। सिर्फ राष्ट्र जो न्यायपालिका होती है वो क्या करती है, न्यायपालिका उसको ये देखती है कि ये कानून जो बनाया जा रहा है भारत के लोगों के हित में है या नहीं है, वो पुनर्विलोकन के लिए जा सकता है, इन सब चीजों कंडीशन के लिए न्यायपालिका। ठीक है, बाकी न्यायपालिका कोई कानून कोई नीति नहीं बनाती है। ठीक, वो कौन बनाती है, हमारा पार्लियामेंट बनाती है, यानी हमारा संसद बनाता है, जिनको हम सांसद को इलेक्ट करके भेजते हैं लोकसभा में। ठीक है, तो क्या बताएगा, संसद की कानून बनाने की शक्ति 124 सी में। ठीक है, अगला क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126 में। 125 मैंने ड्रॉप किया क्योंकि वो उसमें वेतन बताया गया, यानी जो न्यायाधीश होंगे उनके वेतन के बारे में चर्चा की गई, वो जरूरी नहीं है। आप लोग जनरली इतना इजी भी नहीं पूछेंगे। ठीक है, इसलिए 126 में क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का मतलब क्या है, देखो जो एक भारत के सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर वो किसी वजह से, मान लो उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, वो किसी वजह से अटेंड नहीं कर पा रहे, असमर्थ हैं, कुछ भी कोई कंडीशन, या उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, उस समय क्या होगा, कुछ समय के लिए भारत में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। तो किस आर्टिकल के तहत कहा गया कि भारत में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है, तो आर्टिकल नंबर 126 यानी 126 के तहत भारत में कार्यकारी नियुक्ति। किस कंडीशन में, जब सीजीआई उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, उसकी अनुपस्थित में होगा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति के बिना ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, राष्ट्रपति की सहमत होनी चाहिए। उसके बाद 127 में क्या कहेगा,
तदर्थ न्यायाधीश, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ खुद इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या, एडॉक जज। एडॉक जज क्या है, एडॉक, देखो इसके बारे में पूरा देखते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मतलब एडॉक जज की नियुक्ति। जैसे कोई संसद है, सॉरी न्यायपालिका है, कोई ऐसा केस है जिसके लिए एक समिति गठन किया गया, ठीक है, एक समिति, एक बेंच का गठन किया गया, ठीक है, उसमें कुछ जज हैं जो कम पड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेगा उस समय, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद, ठीक है, यानी राष्ट्रपति की अनुमति मिलनी चाहिए, उसके बाद वो जो जिस राज्य के उच्च न्यायालय से लेना चाहता है, यानी जैसे कि मान लो उत्तर प्रदेश को उच्च न्यायालय से लेना चाहता है, तो जो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी भी सहमति चाहिए, यानी हाई कोर्ट, जिस स्टेट के हाई कोर्ट से लेंगे लोगों, ठीक है, जजों को, उनकी भी सहमति चाहिए, और साथ साथ किसकी अनुमति चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, तभी जजों को हम एडॉप्ट कर सकते हैं। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, हमको लेना। एडॉप्ट का मतलब क्या था, किसी दूसरी चीज, किसी वस्तु को लेना, एडॉप्ट करना, एडॉप्ट कर लेना, ठीक है, वही चीज बताएगा। एडॉप्ट का मतलब आप मीनिंग समझ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, हम तो खैर हमारी तो लाठी चली है इंग्लिश से। एडॉप्ट का मतलब लेना होता है, ठीक है, तो यानी कि हम जब किसी दूसरे स्टेट से जजों को लेंगे तो वहां के जो मुख्य न्यायाधीश होगा, जैसे तुमने, हम क्या कह दें कि तुम्हारे पापा से हम कह दें अपने लड़का का 5 साल के लिए हमें दे दो, ठीक है, तो तुम्हारे पापा घर के मुखिया है ना, हम उनसे मांगे, तुमको किससे मांगे, तुम्हारे पापा से, तो जो जिस स्टेट से मांगे हैं उसका मुखिया तो अनुमति लेनी पड़ेगी ना, तो सीधी सी बात, हम तुम्हारे पापा से तुमका मांगा कि अपने लौंडे को 5 साल के लिए हमका दे दो, एक हम जीवन सुधार दे भाई, ठीक है, तो वही चीज, इसीलिए यहाँ पे तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होगी, जब गणपूर्ति कोरम में जजों की संख्या कम होगी और जरूरत पड़ेगी तो तदर्थ न्यायाधीशों की भी नियुक्ति, यानी कि हम किसी उच्च न्यायालय से ले सकते हैं न्यायाधीश को, लेकिन हाँ उसको ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की काबिलियत हो, उसी हिसाब से हम लेंगे, वो भारत के किसी राज्य से ले सकते हैं, ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए क्या है 129 में, क्या, सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय होना, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, ये क्या अभिलेख का मतलब, तो सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है, जब कोई न्यायालय, मान लो कि कोई केस, ऐसा केस हो गया, केशवानंद भारती केस सब लोगों ने बहुत चर्चा में रहता है, हरदम रहता है, सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप पॉलिटी पढ़ें, केशवानंद भारती केस ना पढ़ें तो कुछ नहीं, इसका लेक्चर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, आप देखिएगा, मिल जाएगा, ठीक है, तो वो अगर वो नहीं पढ़े कुछ, ठीक है, जैसे केशवानंद भारती की केस की तरह कोई और केस आ जाए, फिर से वैसे ही सेम डिट्टो केस आ जाए, तो ठीक है, और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे आए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पर, ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ न्यायालय कितने हैं, एक सुप्रीम कोर्ट सबसे हेड, उसके बाद हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट के बाद क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मान लो ये केशवानंद भारती की तरह एक सेम डिट्टो केस, यानी वैसा ही केस कहाँ आ जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाए, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो जज होगा उसको अधिकार है कि जो ये अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या, जो इन्होंने जजमेंट ऑलरेडी दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी केशवानंद भारती का जजमेंट दे दिया, उसी को कॉपी उठा के इसको पेस्ट कर देना, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो, मतलब कि सेम वैसा डिसीजन दे देना है। फिर से समझो, कुछ ऐसा केस हुआ, जब मान लो कि सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा केस आया और उसको सुलह कर लिया गया, तो उसकी कॉपी रख ली जाती है, ठीक है, उसको कॉपी रख ली जाती है और सभी न्यायालयों को बांट दी जाती है, सभी न्यायालयों को बांट दी जाती है। उसके बाद मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक वैसा ही डिट्टो आ गया कि मतलब ऐसा ही डिट्टो जैसे सुप्रीम न्यायालय ने अभी तक दिया था जजमेंट, वैसा ही केस आया, तो इन्होंने वही चीज को उठा के पेस्ट कर दिया कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ही इस केस के, इस तरह के केस के ऊपर इस तरह का जजमेंट दिया था, हमने उसी को पेस्ट कर दिया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अभिलेख न्यायालय होना। तो आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट कितने 129 के तहत, और जो हमारा आर्टिकल हाई कोर्ट है वो 215 के तहत, 215 में भी यानी हाई कोर्ट में भी कोई ऐसा केस हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या बताएगा, भाई साहब इस तारीख को, इस साल को ऐसा केस यहाँ हाई कोर्ट में हुआ था, हाई कोर्ट के जजों ने ये डिसीजन दिया था, तो उसी के तहत मैंने ये वाला जजमेंट दे दिया। आपको अब इतनी बात समझ में, अभिलेख न्यायालय क्या, अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई जजमेंट दे रहा तो उसकी फोटो कॉपी रख
ली जाएगी। और वैसा ही कोई केस अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिना सोचे समझे उसको उठा के पेस्ट कॉपी करके पेस्ट कर देगा, भैया ये लो तुम्हारा जजमेंट। इससे क्या होता है कि समय कम लगता है और एक सही न्यायिक प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, इंसान को कम समय लगा, सही न्यायिक प्रक्रिया हो जाती है, तो ये भी फायदा होता है। तो ये समझ में, ठीक है। और उसके बाद मैंने सीधा 141 में पहुंच गया, 141 में सीधा पहुंच गया, क्योंकि बीच में कोई मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा। ठीक है, 141 में क्या, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों का आबद्ध कर मानना। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई ऐसा कानून बना दिएगा, कोई विधि, वही चीज है अभिलेख न्यायालय वाली। ठीक है, कि अगर कोई ऐसा विधि या कोई ऐसा कानून या कोई जजमेंट दे दिया तो भारत के जितने न्यायालय, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, सबको आबद्ध मानना ही मानना। मतलब वो मानना ही मानना, आप उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकते, उसको मानना ही मानना। तो किस आर्टिकल के तहत, 141 के तहत। तो कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिनके बारे में हम आगे देखते हैं। अगला जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 143 के तहत, यानी 143 के तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति। यानी कि राष्ट्रपति जो है कोई भी किसी भी चीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, चर्चा कर सकता है। ये किसको शक्ति है, राष्ट्रपति को शक्ति है कि किसी भी मामले में वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, यानी कि शक्ति है। किसके तहत, 143 के तहत। यानी अब समझ जाओ 143 क्या होता है यार, बोलने के नहीं, याद आ गई थी मैं तो। हाँ, 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति। तो राष्ट्रपति को शक्ति किसके तहत है, 143 याद आया कुछ, वो याद आया जाना है, ये याद रखो। ठीक है, 143 से सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति। इतनी बात समझ में आई। यहां से 47 तक, 147 तक न्यायपालिका थी, लेकिन मुझे और कोई इंपॉर्टेंट लगे नहीं जो एग्जाम में पूछे, इसलिए मैंने नहीं बताया। अब आप देखिए, आपको महालेखक के बारे में बताया होगा। भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, यानी कैग। क्या, कैग। ठीक है, कैग ये कितने 148 से लेकर 151 तक होता है। ठीक है, यानी 148 से 151 तक। तो 148 में क्या कहा गया, भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। ठीक है, ये क्या कहा गया 148 में, यानी 148 में क्या कहा गया, भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। यही पूछा जाता है, यही आएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और बहुत ज्यादा है तो इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है 158 में बताया गया कि संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप तैयार करना। यानी कि जो संघ सरकार है, राज्य सरकार है, जिनकी कंपनियां के अंकेक्षण करना, सीधी सी बात, अंकेक्षण करना, निगरानी करना, कितना खर्च कहाँ हो रहा है, कितना खर्च कहाँ नहीं हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में बात करना। ठीक है, यानी जो लोक लेखा समिति है उसके प्रति ये उत्तरदायी होता है, और ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को संसद में सौंपता है। ठीक है, इतनी बात समझ में कि भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, इसका कार्य क्या होता है, यानी कि भारत की जितने भी कंपनियां, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बारे में जानकारियां को अंकेक्षण करना, ठीक, कंपनियों के बारे में, और उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। किसके तहत, लोक लेखा समिति के अंडर में। ठीक है, निगरानी करता है। ठीक है, और उसके बाद ये किसको देता है, अपनी पूरी रिपोर्ट महानियंत्रक जो होता है किसको देता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, तो चलिए, आई होप दोस्तों ये पार्ट 5 पूरा आसानी समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको समझ में आ रहा है। प्लीज अगर अच्छा लगे तो फिर से कहूंगा, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दबा के फैला दो यार, आग लगा दो दुनिया में। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।